नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के उस व्यवस्था के उस अंग का जहाँ पे कि आमतौर पे आप विद्यार्थी के नाते आते आते उस जगह को छोड़ देते हैं। अगर हम न्यायपालिका के व्यवस्था को देखें तो हमारे पास 3 कंडीशंस होते हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट और इसके नीचे जो आते हैं, जो हर स्टेट के एवरी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जिसे हम जिला कचहरी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय का। अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो भाग 6 के अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत आता है। अब जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो एक एक आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे इन आर्टिकल्स के जरिए संविधान अधीनस्थ न्यायालय को कौन कौन से अधिकार दिए हैं, उन पे किसका शासन होता है, कौन उनकी नियुक्ति करती है, पदोन्नति करती है, कैसे उनकी नियुक्ति होती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे इससे पहले बढ़ें, आपके लिए 2 इन्फॉर्मेशन है। जो मेरी पिछली वीडियो थी वो दल बदल कानून के ऊपर था, एंटी डिफेक्शन लॉ अनुसूची 10 के ऊपर था। अभी जो राजस्थान में घटना हो रही है उसको लेकर के स्पीकर के द्वारा जो नोटिस दिया गया है, उसको एक पक्ष का मानना है कि वो दल बदल में नहीं आता है, एक पक्ष का मानना है कि दल बदल में आता है और वो मामला हाई कोर्ट में चला गया है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो हमारे उस वीडियो में आप दे सकते हैं, जो आपके सजेस्टेड लाइन में अभी दिख रहा होगा। अब आते हैं दूसरे इन्फॉर्मेशन के बारे में। आज से जो ये वीडियो बनेगा और जो हम पढ़ेंगे तो इस पर कम से कम 5 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी संभव हो पाया वो आपको ठीक डिस्क्रिप्शन में या मैसेज में, पिंड मैसेज के रूप में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां से जा करके इस वीडियो को देखने के बाद जो भी यहाँ पे आज हम बात करेंगे उसको जो भी आप पढ़ पाएंगे, जो समझ पाएंगे, उसके आधार पे आप वहाँ पे जा करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अधीनस्थ न्यायालय को। अधीनस्थ न्यायालय, जैसा कि अभी हम बात किए हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 233 कहता है, आर्टिकल 233, कि नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति, यानी जो जिला न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति, उनकी पदस्थापना और उनकी पदोन्नति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट के परामर्श से। यानी कि जो जिला न्यायाधीश होंगे उनका नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, या सीधा कहें आप हाईकोर्ट के परामर्श से की जाएगी। आर्टिकल 233 अब आता है 233 क, यानी 233 क 233A, कि जो जिला न्यायाधीश बनेंगे उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और वो किस आधार पर चुने जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन दिए गए हैं। 3 कंडीशन कि जिला न्यायाधीश जो व्यक्ति भी चुने जाएंगे वो 3 तरह के कंडीशन में लागू होते हैं। पहला है किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, मतलब कि वो तो या केंद्र में या फिर राज्य में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, उनकी नियुक्ति की योग्यता का पहला कंडीशन है। अब हम आते हैं दूसरा में। दूसरा कहता है कि 7 वर्ष तक अधिवक्ता का अनुभव हो, 7 वर्ष तक। अब ये अधिवक्ता का अनुभव होना ही केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बता रहा है कि उसे सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, हाई कोर्ट में होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसे 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का केवल अनुभव होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो, हाई कोर्ट से हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं किया गया है, तो केवल अधिवक्ता के बारे में बात हो रही है। और तीसरा जो मेजर कंडीशन है, उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई हो, यानी जिला न्यायाधीश के पद पे कोई भी व्यक्ति जो आने वाले हैं उनके बारे में हाई कोर्ट का भी सिफारिश होना चाहिए। ये सिफारिश का मतलब आप पैरवी नहीं समझेंगे, जो नौकरी में जो पैरवी शब्द का इस्तेमाल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सिफारिश का मतलब है कि उच्च न्यायालय उनकी योग्यताओं के बारे में, उनका जो भी बिहेवियर है, उनका जो कंडीशन है 7 वर्ष तक अधिवक्ता होने का, वो सारे चीज़ों को देख लिया है और बोले हो कि हाँ, इतने लोगों में से किसी एक को सरकार चुन सकती है जिला न्यायाधीश के लिए।
आते हैं आर्टिकल 234 अन्य न्यायाधीश। ये अन्य न्यायाधीश का मतलब है कि 233 में जो हम पढ़ रहे थे वो जिला न्यायाधीश के लिए है। अब थोड़ा देर के बाद हम पढ़ेंगे कि जिला न्यायाधीश के अलावा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय में अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो वो कैसे होगी? राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। ठीक है, राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। यहाँ राज्यपाल के द्वारा कहने का तात्पर्य है और राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। तो जब भी आप जिस राज्य में भी होंगे देखते होंगे कि प्रत्येक वर्ष या कुछ वर्षों के बाद या अन्य वर्षों के बाद एक वैकेंसी आती है जिसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल सर्विस वैकेंसी। न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति होती है। तो जिला न्यायाधीश के पद के नीचे प्रथम नियुक्ति में न्यायिक सेवा से जितने लोग आते हैं वो अन्य न्यायाधीश यानी आर्टिकल 234 से ही गाइडेड होते हैं। तो उनकी नियुक्ति जैसे वीडियो या डीएसपी बनते हैं या रेवेन्यू ऑफिसर बनते हैं तो आपको पता है होनी तो राज्यपाल से ही है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग ही हमारी चयन करती है। तो उसी तरह का से 234 कहता है कि अन्य न्यायाधीश यानी जिला न्यायाधीश के नीचे जितने न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल के द्वारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाईकोर्ट कंसर्न हाईकोर्ट के परामर्श के बाद उनका चयन किया जाएगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 235 अनुच्छेद 235 कि ये जितने भी आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234 में जितने भी न्यायाधीशों का चयन किया जाएगा उनका पदस्थापना यानी पोस्टिंग, पदोन्नति यानी प्रमोशन एवं अन्य, इस अन्य में उनकी सैलरी, उनकी छुट्टियां या उनसे संबंधित और कोई रूल बनाने का जो अधिकार है वो उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, आर्टिकल 235 में यानी कि उनकी पोस्टिंग, पदस्थापना, उनकी प्रमोशन और अन्य उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति चली गई है। जो आर्टिकल 233 और 234 में जितने भी जजेज अपॉइंट होंगे वो आते हैं। आर्टिकल 236 व्याख्या। व्याख्या का मतलब है एक्सप्लेनेशन कि जिला न्यायाधीश कौन होंगे, दीवानी न्यायाधीश कौन होंगे। ये दीवानी का मतलब अभी हम लोग इस थोड़ी देर में जानेंगे कि वो क्या होता है। दीवानी न्यायाधीश कौन होंगे, अपर न्यायाधीश, संयुक्त न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश एवं सहायक न्यायाधीश। वर्तमान समय में ये प्रेसिडेंसी वाली जितनी भी बातें हैं, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये महानगर जो थे दिल्ली, मुंबई जो कि बम्बई था, और चेन्नई यानी मद्रास और कलकत्ता, इन 4 महानगरों के लिए ये प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी कहीं कहीं जो महानगर जिन जिन शहरों को घोषित किया गया है उन शहरों के लिए प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं न्यायिक सेवा। यही व्याख्या आर्टिकल 236 के अंतर्गत न्यायिक सेवा, जो जिला न्यायाधीश एवं उसके नीचे के न्यायिक पदों से संबंध होते हैं। अभी हमने यहाँ पे बात किया था 234 में कि 233 के नीचे जितने भी न्यायाधीश होंगे वो न्यायिक सेवा से यानी कि राज्य लोक सेवा और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद चुने जाएंगे। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो वो है न्यायाधीश, उसके नीचे पदों से संबंध होते हैं। आर्टिकल 237 कहता है कि उक्त उपबंधों का लागू न होना। उक्त उपबंधों का लागू न होने का तात्पर्य यह होता है कि यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि आर्टिकल 233 से 236 तक का कोई भी प्रोविजन अगर किसी जज पे या किसी जज के वर्ग पे, जज के वर्ग का मतलब है कि यहाँ जजों के वर्गीकरण किया गया है 236 में व्याख्या में, इनके ऊपर कोई भी जो उपबंध यहाँ किया गया है अगर वो लागू नहीं करना चाहिए तो राज्यपाल इसके लिए निर्देश दे सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 237 कहता है। राज्यपाल को यह निर्देश दे सकते हैं कि उक्त प्रावधान राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायाधीशों से किसी वर्ग पर लागू नहीं हो सकते हैं। जो जुडिशियल सर्विस से चुन के आते हैं उनके ऊपर कौन सा प्रोविजंस लागू होगा और कौन सा प्रोविजन लागू नहीं होगा। तो ये हमारा था अधीनस्थ न्यायालय भाग 6 अनुच्छेद 233 से 233 में जो भी प्रावधान है उसके ऊपर। अब हम बात करेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं और अधीनस्थ न्यायालयों का कार्य प्रणाली क्या है।
तो हम चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट इसको आप ले लें। थैंक यू। अब हम इसको मिटा रहे हैं और अब हम बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय के कार्य प्रणाली के बारे में। अगर हम अधीनस्थ न्यायालय के कार्य प्रणाली के बारे में बात करें तो हम बेहतर जानते हैं कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के नीचे ही हमारा कौन सा चीज आता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मतलब कि एक दीवानी, जिसके बारे में अभी हम कुछ देर पहले बात किए थे, और एक होता है फौजदारी। ठीक है, दीवानी और फौजदारी। दीवानी पक्ष थोड़ा और डिटेल ले लेते हैं और फौजदारी पक्ष। तो इसके नीचे जो काम करेंगे वो हमारे होते हैं अधीनस्थ न्यायाधीश। अधीनस्थ न्यायाधीश हो गए। अधीनस्थ न्यायाधीश के नीचे ही एक आप कभी कभी सुनते होंगे मुंसिफ अदालत। ये हमारा दीवानी पक्ष के तरफ से है। अब यहाँ पे हम आते हैं फौजदारी में है मुख्य न्याय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी इनके नीचे आते हैं। ठीक इनके नीचे दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष। फिर यहाँ पे आते हैं न्यायिक दंडाधिकारी। न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। आप इसको इंग्लिश में समझिए। ये तो सबऑर्डिनेट हो गए, ये मुंसिफ ही कहलाता है इंग्लिश में ही। आप जब कोर्ट में कहीं जाते होंगे तो सुनते होंगे सीजीएम, कि सीजीएम की अदालत से ये फैसला आया है। दैट इज कॉल्ड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। और ये न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये इनके नीचे आते हैं। तो जिला न्यायाधीश किस समय जिला न्यायाधीश कहे जाएंगे और वो किस समय सत्र न्यायाधीश कहे जाएंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि जिला न्यायाधीश किस समय, कोई व्यक्ति कौन से अपने कार्य को कर रहा होता है एक न्यायाधीश के रूप में कि वो जिला न्यायाधीश कहा जाएगा, और कौन से पक्ष को करने पे वो सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा। तो अगर कोई जज, न्यायाधीश महोदय दीवानी पक्ष के कार्य को देख रहे हैं तो वो कहे जाएंगे जिला न्यायाधीश। और अगर कोई न्यायाधीश महोदय फौजदारी पक्ष को देख रहे होंगे तो वो कहलाएंगे सत्र न्यायाधीश। ठीक है, ये फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल केसेज वाली मामले हो गए, और दीवानी पक्ष का मतलब होता है कि वो कोई भी सिविल से संबंधित मामला। सिविल का मतलब जहाँ पे क्रिमिनल से जुड़े हुए कोई कारोबार नहीं हो, बाद बाकी तलाक है, शादी ब्याह का मामला हो गया, दो भाइयों के बीच में ज़मीन का बंटवारा हो गया तो वो रेवेन्यू के तौर पे देखेंगे। तो वो हमारा एक फौजदारी जो क्रिमिनल का मामला है, दीवानी जो हमारा सिविल्स का मामला है। एक और पोस्ट है जिसके बारे में आमतौर पे जब कोई सिविल सर्विस से तैयारी करने वाले विद्यार्थी उसको देखते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। वो है जिला दंडाधिकारी। आप हमेशा इस शब्द का नाम सुनते होंगे, जिला दंडाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। और जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं वो है, अगर हम जिला न्यायाधीश की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज और जिला दंडाधिकारी, इन दोनों में मूल अंतर क्या है समझिए। मूल अंतर का तात्पर्य है कि इनके शब्दों में ही इनका अंतर है। यह है दंडाधिकारी। दंडाधिकारी का तात्पर्य होता है एक पद पे बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति जो दंड देने का अधिकारी है। ठीक है, दंड देने का अधिकारी का मतलब होता है कि जैसे मैंने कोई गलती की
और मेरे बड़े भाई आए और उन्होंने मुझे दंड दिया कि तुम 5 बार उठक बैठक लगाओ, तो वो दंडाधिकारी हैं। लेकिन उसी समय मेरे पिताजी आए या मेरे चाचा जी या मेरे कोई और रिश्तेदार आ जाए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम 5 बार नहीं, तुम 3 बार ही लगा सकते हो उठक बैठक, दंड तुम्हारा ठीक है लेकिन 3 बार ही होगा, वो न्यायाधीश हो गए। उन्होंने न्याय किया, इन्होंने दंड दिया। तो दंडाधिकारी और जिला न्यायाधीश में यही फर्क है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट जज ही दंडाधिकारी होते हैं या जिला दंडाधिकारी भी डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है? क्लियर कीजिए इसको। जिला दंडाधिकारी अक्सर हाँ कोई एक IAS ऑफिसर ही होते हैं, यानी जैसे झारखंड की हम बात करें तो यहाँ पे DC है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट्स में आप जाएंगे या किसी अन्य स्टेट में तो वहाँ DM सुनते होंगे, जिला दंडाधिकारी, और एक और पद का नाम सुनते होंगे कलेक्टर, कलेक्टर साहब। तो अब जिला दंडाधिकारी कौन है और कलेक्टर साहब कौन है? यहाँ दीवानी पक्ष के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ फौजदारी पक्ष के बारे में बात कर रहे थे, तो वो सीधा सीधा मतलब हमारा जिला से न्यायाधीश से संबंधित है। अब हम थोड़ा सा इस विषय से, क्योंकि वो कन्फ्यूजन जो होता है कि जिला दंडाधिकारी जिला न्यायाधीश, उसके लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। जब एक IAS ऑफिसर जिला अधिकारी के रूप में, शब्द समझिएगा, जब एक IAS ऑफिसर जिला अधिकारी के रूप में राजस्व संबंधी कार्य करता है तो उसे हम लोग कलेक्टर कहते हैं। और वही IAS ऑफिसर जब दंड देने के बारे में कार्य करता है तो वो जिला दंडाधिकारी कहलाता है। तो क्या एक कलेक्टर जिला दंडाधिकारी हो सकता है या जिला दंडाधिकारी कलेक्टर हो सकता है? दोनों एक ही है, नाम अलग है, कार्य करने के जैसे एक ही व्यक्ति जब दीवानी पक्ष का काम करता है तो जिला न्यायाधीश है, और जब फौजदारी पक्ष के काम करते हैं तो वो सत्र न्यायाधीश होते हैं। उसी तरीक़ा से एक व्यक्ति जब आप कहीं पे DM बन के जाएंगे, जब किसी जिलाधिकारी बन के जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन के जाएंगे, तो जब आप रेवेन्यू से संबंधित काम करेंगे तो आप कलेक्टर कहलाएंगे, और जब आप दंड देने के प्रावधान संबंधित कोई कार्य करेंगे तो आप दंडाधिकारी कहलाएंगे। और इस मामले में जिला दंडाधिकारियों का जो प्रयोग है 1950 के बाद से हमारे देश में बहुत कम कर दिया गया। ये दंडाधिकारी शब्द जो था वो ब्रिटिशर्स के समय से ज़्यादा लाया गया था, और इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर बात करेंगे, या जब हम आर्टिकल 312 जिस समय पढ़ेंगे, खासकर जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या अलग से इसका कोई चैप्टर हम जिस दिन करेंगे उस दिन इसके बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ये हम जान लें कि दीवानी पक्ष और फौजदारी पक्ष में, हाँ, यह मुंसिफ अदालत रह गया। दीवानी पक्ष सिविल मामले के वैसे मामले जो यहाँ पे जज महोदय देखते हैं, तो वो अधीनस्थ न्यायाधीश जब नीचे आते हैं तो वो मुंसिफ अदालत होता है। मुंसिफ अदालत को आप ये समझिए कि दीवानी पक्ष का यानी सिविल राइट्स का वैसा मामला जो छोटे छोटे मामले हो वो मुंसिफ अदालत से ही निपटाए जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में जिला न्यायाधीश जो हैं यहाँ पे मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। मृत्यु दंड, ये मृत्यु दंड देने के पावर को रखते हैं, लेकिन ये मृत्यु दंड किसी भी व्यक्ति को तब ही लागू हो पाएगा जब इस मृत्यु दंड को उच्च न्यायालय के द्वारा अप्रूव कर दिया गया हो कि हाँ मृत्यु दंड जो दिया वो ठीक है, तो मृत्यु दंड लागू जिला न्यायाधीश के द्वारा होगा। और जिला यहाँ जो सत्र न्यायाधीश होते हैं वो 3 साल तक की सजा से संबंधित जो केस होता है उसको यहाँ पे ये सुनेंगे। तो ये हमारा अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान थे। अब जब हम ग्राम पंचायत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ग्राम पंचायत में भी कुछ मामले गए हैं, जब से हमारा नया नोटिफिकेशंस आए हैं तो आए हैं। जैसे ग्राम पंचायत में जो जाएगा जिसको पंचायत न्यायालय कहते हैं, आप जब गांव में घूमिएगा तो अब ज़्यादा देखते होंगे पंचायत भवन, तो वहाँ पे अलग अलग नाम से उनको छोटे और दीवानी मामले जो होते हैं या सत्र मामला भी, जैसे चोरी का कोई मामला हुआ, किसी ने किसी का भैंस खोल लिया, किसी ने किसी का पैर काट लिया, किसी की साइकिल चोरी हो गई, तो ऐसे मामले के अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं जो आईपीसी में सीआरपीसी और आईपीसी में इसका उल्लेख किया गया है। वैसे राज्य सरकार चाहे तो ऐसे मामले को पंचायत को देती है। तो उन पंचायतों का नाम कहीं कहीं पे क्या होता है, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, अदालत पंचायत,
और इसी का नाम कहीं पे पंचायत अदालत भी है। ठीक है, ये अलग अलग नाम से आप इसको कहीं पे ग्राम कचहरी भी कहा जाता है। वैसे कचहरी शब्द हिंदी का नहीं है, खैर अलग चीज़ है, तो इसको ग्राम कचहरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा पंचायती विभाग या पंचायती का जो सिस्टम है, जिसपे एक वीडियो हम बना चुके हैं पंचायती राज के ऊपर, 2 पार्ट में है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, सजेस्टेड वीडियो में आपको अभी दिखेगा। तो ये हमारा अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित भाग 6 अनुच्छेद 233 से 237 तक के प्रावधान हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि इससे संबंधित अभी जो हम जितने चीज़ हम लोगों ने पढ़े हैं, उसके एक वीडियो में जितने भी चीज़ों को हम लोगों ने समझा है, उससे संबंधित कम से कम 5 सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो पाएगा उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर मैसेज बॉक्स में, वहाँ पे आपको पिंड मैसेज में दिखेगा, जहाँ से जा करके आप समझ सकते हैं कि आपने जो भी पढ़ाई की है वो आपको कितना समझ में आया है, और आप उन सवालों को सॉल्व करके देख सकते हैं कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है अधीनस्थ न्यायालय में, जो भाग 6 के अनुच्छेद 233 से 237 में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जब बेल आइकन को दबा देंगे सब्सक्राइब करने के बाद, तो जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।